बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू कोर्स लेकर आया हूं और उस न्यू कोर्स का नाम है CIT सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा कोर्स है जो स्टूडेंट्स या जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, कंप्यूटर की मालूमात नहीं रखते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। तो अगर आप लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आप लोगों को कंप्यूटर का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं आता है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन 4 मंथ है। क्लासेस के जो डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, यानी कि वीक में 4 डेज क्लास होगी। और अगर आप भी CIT का कोर्स सीखना चाहते हैं तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करें। डेली बेसिस पर इसकी वीडियोस को देखें और बगैर स्किप किए देखें। आपके टॉपिक जिस तरीके से आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाकर CIT का कोर्स करते हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी आपको CIT का कोर्स कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ 4 मंथ्स का। आज CIT की फर्स्ट क्लास है और CIT की फर्स्ट क्लास में हम इंट्रो लेंगे, सिंपल कोर्स का इंट्रो लेंगे। तो इसमें मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि इस वीडियो में थोड़ा सा हमारा साउंड प्रॉब्लम आ गया है, तो वो इसके लिए मैं आपसे माजरत पाऊँ। तो देखिए, CIT का कोर्स आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने इससे पहले कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले CIT का कोर्स करना है, जिसमें हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को पढ़ाएंगे। कोर्स आउटलाइन अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिगनर्स हैं, आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, तो आज ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और इस कोर्स से भरपूर फायदा उठाएं। इस कोर्स में इन सॉफ्टवेयर को हम पढ़ेंगे। डिटेल में हम हर सॉफ्टवेयर की जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा उस वक्त आपको बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे ये देख लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपका एक डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपका एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिकली सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फोटोशॉप जो है वो आपके डिज़ाइन वर्क, पिक्चर एडिटिंग वगैरह के लिए। ड्रीमवीवर, फ्लैश, वैसे तो ये बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं दोनों, लेकिन हम यहाँ पर जो इन दोनों सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे वो इतना डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर आप आसानी के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने वर्क को कर सकते हैं। ठीक है। ड्रीमवीवर जो है वो वेबसाइट के लिए यूज होता है। इंग्लिश टाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर है आपके पास, इसका सेटअप भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है आपके पास रैपिड टाइपिंग। इसे आप ओपन करेंगे। ठीक है सर। क्योंकि जब CIT कोर्स हम कर रहे होते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब हम काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे टाइपिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, आपके पास ये सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर डिफरेंट आपके पास चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन, बिगनर, एक्सपीरियंस, एडवांस, टेस्टिंग। आपने इसको इंट्रोडक्शन पे क्लिक करना है। इसके राइट साइड पर आपके पास इस चैप्टर के मजीद टॉपिक्स हैं। इसमें आपने बेसिक पर लेसन नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपके पास ये देखें कीबोर्ड का लेआउट आपको नजर आ रहा है। अब टाइपिंग के लिए जरूरी ये है कि कीबोर्ड को बिल्कुल आप टेबल पे रखें और बिल्कुल इसके सामने बैठ जाएं। कीबोर्ड को जो है वो अपने लेग्स पर ना रखें, या तकिया बार दफा हम रख लेते हैं उसके ऊपर अपने कीबोर्ड को यूज कर रहे होते हैं, तो ऐसे कीबोर्ड को यूज नहीं करना है। क्या करना है, आपने बिल्कुल टेबल पे रखना है और इस कीबोर्ड के बिल्कुल सामने आके आप लोगों ने स्ट्रेट बैठ जाना है और हर कीबोर्ड पर एक F की और J की, इसके ऊपर एक माइनस का साइन होता है। अली, कंप्यूटर के आगे हो आप? जी सर। आप अभी क्लास कंप्यूटर पे ले रहे हो, मोबाइल पे ले रहे हो? नो सर, मैं मोबाइल पे ले रहा हूँ। ठीक है। तो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसकी F और J की पर आपके पास एक माइनस का साइन होता है। ठीक है। इस पर जो है आपने जो अपने लेफ्ट हैंड की जो 4 फिंगर्स हैं वो आपने F से स्टार्ट करनी है, FDSA। यहाँ पे भी ये आपको बता रहा है। और राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं आपकी,
जे, के, एल और कॉलन का साइन, ये 4 फिंगर्स यहाँ पर आ गए और दोनों थम्स को आपने स्पेस बार पे रखना है। ठीक है, ये आपका स्पेस बार, इस स्पेस बार पे आपने रखना है। अब ये सॉफ्टवेयर मैं भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपने अगर टाइपिंग आपकी बिल्कुल भी बेहतर नहीं है या टाइपिंग स्लो है, तो आपने क्या करना है कि पहले आपने देख के टाइपिंग करनी है। 4 से 5 मरतबा आपने देखना है कीबोर्ड को, अपनी स्क्रीन को, कीबोर्ड को, स्क्रीन को। आफ्टर 4 एंड 5 टाइम्स के बाद जब आप टाइपिंग करें दोबारा, तो फिर आपने सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि आपने सबसे पहले कौन सी की को प्रेस करना है, और यहाँ पे जब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो उस फिंगर पर भी हाईलाइट हो जाएगा कि आपने पहले इस की को स्टार्ट करना है। अब दोनों करैक्टर के बिटवीन, एफ और जे के बिटवीन जो आपको ये स्पेस नजर आ रहा है, ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपने स्पेस बार को प्रेस करना है। तो आप जो है वो स्टार्ट करते हैं एफ। ठीक है, अब अगर आप कीबोर्ड, जो स्क्रीन पे आपको कीबोर्ड नजर आ रहा है, उस पर जो आपका थंब है उस पर देखें, आपको हाईलाइट हो गया कि आपने कौन से थंब को प्रेस करना है। स्पेस बार हमने यहाँ पे प्रेस करना है, स्पेस बार, फिर जे प्रेस करना है, कौन सी फिंगर से करना है वो आपको हाईलाइट दे रहा है वहां पर, स्पेस डी, स्पेस के, स्पेस एफ, जे, डी, के, सर आपकी आवाज एफ। अब आ रही है जे, डी। ठीक है, जब आपसे कोई भी की मिस्टेक आपसे हो जाए, गलत टाइप हो जाए, प्रेस हो जाए, तो अब जैसे मैंने एफ प्रेस करना था, मैंने कोई दूसरी की को प्रेस कर दिया, तो अब यहाँ पे ये रेड आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने बैक स्पेस नहीं प्रेस करना है, बल्कि आपने एफ की को ही प्रेस करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। स्पेस जे, स्पेस डी, स्पेस के। एंड ऑफ एक्सरसाइज, ये आपको आपकी स्पीड, एक्यूरेसी कितनी थी टाइपिंग में, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे ये बता देगा। आपकी ये वाली जो स्पीड है ये इंक्रीज होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, ये दोनों स्पीड आपकी बेहतर हो जाएंगी। इस स्पीड को आपने देखना है, ये स्पीड आपकी जब भी आप इस एक्सरसाइज पे टाइपिंग करेंगे तो ये स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए। अच्छा, गो टू नेक्स्ट लेसन आएगा, लेकिन अभी आपने नेक्स्ट लेसन पे नहीं जाना है, आपने ट्राई अगेन पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं, एफ जे डी के, एफ जे डी के, एफ जे डी के, एफ जे डी के। तो ये देखें, यहाँ पर हमारी पहले 30 स्पीड थी, अब यहाँ पे आ रही है 120 स्पीड। ठीक है, तो आपने इस स्पीड को देखना है। अब ये जो वर्किंग है ये आपने डेली बेसिस पे करना है घर पर अपने, और आपने भी अपने घर पे करना है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आप लोगों ने इसका डेली, ये स्टार्ट करना है, यहाँ से इंट्रोडक्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ से लेसन 1 बेसिक का। इसके बाद आपने सबसे पहले लेसन नंबर 1 को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टाइप करना है। जब आप देखेंगे, आप बगैर देखे, आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, कीबोर्ड की तरफ नहीं देख रहे, बगैर देखे आप आसानी से इन टोटल कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, कैरेक्टर है 8 कैरेक्टर है ना, ASDF JKL कॉलन। ये 8 कैरेक्टर जब आपके फिंगर्स के ऊपर आपको याद हो जाए कि किस फिंगर पे कौन सा कैरेक्टर है, उसके बाद फिर आपने यहाँ से लेसन को बढ़ाना है, लेसन 2। फिर जब इस पे आप परफेक्ट हो जाए, लेसन 3। तो आपने अपनी टाइपिंग को देखते हुए ये लेसन यहाँ से चेंज करते रहना है। ठीक है, 8 से 10 दिन के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा इस टाइपिंग के ऊपर कि आप लोगों ने कितना इंक्रीज किया अपना टाइपिंग वर्क। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर का लिंक मैं भी आपको सेंड कर दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो दूंगा। तो ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन नजर आ रही है, ये स्क्रीन हमारी कहलाती है डेस्कटॉप स्क्रीन। क्या कहलाती है बेटा? डेस्कटॉप स्क्रीन। इस डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम पर ये जो आपको बार नजर आ रही है, जहां मैं माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं? टास्क बार। ये कहलाता है विंडोज का टास्क बार, टेक्स्ट बार नहीं, टास्क बार।
टास्क बार के राइट साइड पे आपके पास सिस्टम का टाइम, डेट, सिस्टम का साउंड, नेटवर्क कनेक्शन का आइकॉन, ये तमाम चीजें आपको यहाँ शो हो रही होती हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएं तो यहाँ आपके पास सर्च का ऑप्शन, सर्च का बटन होता है अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक यहाँ पे बटन होता है स्टार्ट का। इस स्टार्ट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा, और यहाँ आपके कंप्यूटर की जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है इस कंप्यूटर में या आपके कंप्यूटर में, वो सारी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, डेस्कटॉप पर ये जो आपको आइकॉन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे आइकॉन्स ही कहलाते हैं। आइकॉन्स किस लिए होते हैं, क्या चीज आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं अली? यस सर। आइकॉन से क्या मुराद है? आइकॉन किसे कहते हैं? ये आइकॉन है ना हमारा, ये आइकॉन है, ये आइकॉन है। आइकॉन किसे सर ये कहते हैं? फोल्डर, फॉर एग्जांपल फोल्डर को शो कर रहे होते हैं सर। सॉरी, दोबारा बोले। जैसे सर ये फोल्डर को शो कर रहे होते हैं। फोल्डर को शो कर रहे होते हैं। और फोल्डर क्या चीज होती है हमारे पास? आइकन। देखें, आइकॉन जो है ये आपके एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स भी होते हैं, और डायरेक्ट जो है वो आपके कुछ आइकॉन्स यहाँ पे बने हुए भी होते हैं। विंडोज एप्लीकेशन के अपने जो आइकॉन्स होते हैं, और आप जो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते हैं वो जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके स्टार्ट मेन्यू में भी आ जाते हैं वो सॉफ्टवेयर, और उनके शॉर्टकट आइकॉन्स भी स्क्रीन पर आ जाते हैं। आइकॉन्स जो है वो आपके सॉफ्टवेयर की आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है। जैसे कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें या किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें तो उस सॉफ्टवेयर के आइकन के नीचे लिखा हुआ होता है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस नाम को यहाँ से खत्म कर दें, डिलीट कर दें, या इसका नाम चेंज कर दें, तो फिर आप इसके आइकॉन से आइडेंटिफाई करते हो कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आइकॉन अलग चीज है, फोल्डर अलग चीज है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ फोल्डर की तरफ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अपनी इसी डेस्कटॉप पर देखें तो यहाँ कुछ आपको फाइल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, और इन्हीं फाइल्स के साथ साथ आपको यहाँ पर एक येलो कलर का आइकॉन नजर आ रहा है, ये हमारा कहलाता है फोल्डर। ठीक है अली, आइकॉन अलग चीज है, फोल्डर अलग चीज है हमारी। फोल्डर जो है वो हम अपने डेटा को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जहां हमें अपने डेटा को मैनेज करना होता है वहां पे हम फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर को क्रिएट करते हैं। अब अगर आप सिर्फ डेस्कटॉप को देखो तो यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स हैं वो आपके पास एक ही स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं। अब अभी तो ये फाइल्स कम है, लेकिन अगर ये फाइल्स आइकॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर फाइल को सर्च करना एक थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। वैसे तो आपके पास अगर आप यहाँ पे दिस पीसी को ओपन करें तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से फाइल को सर्च करवा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मैं आपको ये डी पार्टीशन दिखाऊं तो इसमें बहुत सारे फोल्डर हैं। अब इस फोल्डर में आपने कहाँ पे उस फाइल को सेव किया हुआ है आपको नहीं मालूम, तो जब आप यहाँ से कोई भी फाइल सर्च करवाएंगे तो वहां पे कंप्यूटर कुछ ना कुछ टाइम लेगा। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि आप अपने डेटा को मैनेज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जिन जिन सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर की जितनी भी फाइल्स हैं वो आप एक ही जगह सेव करवाते जा रहे हैं, बल्कि हम वहां पे फोल्डर बना देते हैं, फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। फोल्डर क्रिएट करने से हमारे डेटा को ढूंढना आसान हो जाता है, डेटा को मैनेज करना आसान हो जाता है। जैसे आप अगर हम घर की बात करें तो घर में एक से विंडो क्लोज कर दो। साल में एक दफा मिलती है ना घर बच्चों को। अच्छा, बात हो रही थी कि अब अगर हम अपने घर की बात करें, हम 4 बहन भाई हैं, 5 बहन भाई हैं, एक ही कंप्यूटर हम यूज करते हैं, तो अगर हम एक फ्रंट पे ही सब अपने डेटा को सेव करते रहेंगे तो डेटा हमारा मिक्सअप हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाने के लिए
आप कहीं पर भी, आपको डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करना है, आपको माई डॉक्यूमेंट्स पे या किसी भी पार्टीशन में डेटा को क्रिएट करना है, आप माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने न्यू पे जाना है और यहाँ से फोल्डर पे क्लिक कर देना है। फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर नेम दें यहाँ पर, अब जैसे अली है, ठीक है, राइट क्लिक किया आपने, न्यू फोल्डर, सेकंड नेम। तो अब ये दोनों यूजर्स जो हैं वो अपने डेटा को इन्हीं फोल्डर्स में सेव करेंगे। अगर अली काम करेगा, कोई भी वर्क करेंगे तो वो अली अपने फोल्डर में करेंगे, सुबहान है तो वो अपने फोल्डर में करेंगे। अब अली डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड पे भी काम करते हैं, फोटोशॉप पे भी काम करते हैं, पिक्चर एडिटिंग भी करते हैं, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। तो अब वो फाइल भी आपने यहाँ पे मैनेज करनी है, तो यहाँ पर आप एक और फोल्डर बनाएंगे, वो आप जिस तरीके से भी मैनेज करना चाहते हैं, नेम किस तरीके से देना चाहते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, अली इसके इनके साथ साथ आप भी सुन लें और मरियम आप भी देख लीजिए कि जब हम कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं या अगर हम अपने घर की बात करें या कोई सा भी लैपटॉप, कोई सा भी कंप्यूटर हम यूज करते हैं, तो डेटा मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंप्यूटर में हमारे। ऐसा नहीं है कि हम अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी कोई सी भी फाइल सेव करा दें, अपने डेटा को बिल्कुल मर्ज कराते हैं डिफरेंट फाइल्स के साथ। तो हमेशा जब भी हम काम करेंगे तो डेटा मैनेज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। डेटा को मैनेज करना है आपने। डेटा मैनेज करने से बहुत सी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। आपका जो भी फोल्डर है, आपका पार्टीशन है, आपका डेस्कटॉप है, माई डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीन है, जब आप वहां पे जाते हैं तो आप वहां पे डेटा को देख के कंफ्यूज नहीं होते हैं। जब एक ही जगह पे तमाम फाइल्स का डेटा आप सेव करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि कंप्यूटर यूज करने वाला खुद उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि आया कि कौन सी फाइल पे, कौन से सॉफ्टवेयर पे क्या कैसे काम किया गया, वो खुद उस फाइल को ढूंढने में टाइम लेगा। फिर हमारे जहन में ये बात आती है कि हम तो यहाँ पे सर्च के बटन पे जाके डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो देखें, डेटा को आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर आपको किसी फोल्डर में या किसी पार्टीशन का डेटा सर्च करना है तो आप सबसे पहले उसको ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखेंगे, उस फाइल का नाम अगर आपको याद है प्रॉपर, वो फाइल नेम लिखेंगे यहाँ पर। अब बहुत सी चीजें होती हैं, अब जैसे अगर मुझे सिर्फ वर्ड की फाइल सर्च करानी है तो मैं यहाँ पे वर्ड का एक्सटेंशन टाइप कर दूंगा, ठीक है। मुझे फोटोशॉप या कोई से भी, तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं फाइल को, फोल्डर को सर्च कराने के, लेकिन कंप्यूटर यहाँ पे टाइम लेगा। चाहे आपके पास कितना भी हाई फाई कंप्यूटर क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए, हाँ, उस वक्त हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे जब हमें याद ही नहीं आ रहा कि हमने कौन सी फाइल कहाँ सेव रखी थी, क्या नाम था, फिर आप यहाँ पे आके सर्च करें। लेकिन जब आपने डेटा को मैनेज किया होगा प्रॉपर, तो फिर आप डायरेक्ट वहीं पे जाएंगे, उस फोल्डर को ओपन करेंगे और अपनी फाइल पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है अली? जी सर। क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये जो आपने अभी बात की थी ना कि ये सर, ये फिर से दोहराइएगा कि मर्ज कैसे, मर्ज यानी हम अपने अगर हम फोल्डर अलग अलग बनाएंगे जी तो जी फिर हम आसानी से इसको मतलब डेटा इसका निकाल सकते हैं सर्च करने के बगैर। बिल्कुल, क्या ये ठीक है। देखिए, सर्च सर्च कराने के ठीक है? बहुत सारे तरीके हैं। एक नॉर्मल जो यूजर होता है वो ये समझता है कि जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली दिखाऊं तो एक यहाँ पे जूम क्लाउड के नाम से फाइल सेव है, ठीक है, आपको नहीं मिल रही, आपने यहाँ पर आके लिखा जूम क्लाउड, अब ये नेम मुझे याद था ना, तो ये डायरेक्ट ये फाइल आ गई यहाँ पे, ठीक है, और एक ही फाइल सेव है जूम क्लाउड के नाम से। अब जूम के डिफरेंट टॉपिक्स पर आपने डॉक्यूमेंट बनाए हुए, अब किस डॉक्यूमेंट को आपने देखना, आप नाम भूल गए हो, तो अब आप यहाँ पे सर्च करवा रहे हो, तो वो तो चलो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन आपकी वर्ड की फाइल है, आप भूल गए हो, अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ वर्ड की फाइल देखना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे वर्ड के एक्सटेंशन लिखेंगे और इंटर कर देंगे। तो अब ये देखें, अब ये सिर्फ वर्ड की फाइल आपको सर्च करके देगा, लेकिन सर्च के बाद भी आपको डेटा देखना पड़ रहा है कि कौन सी फाइल है आपकी। फोल्डर बना हुआ होगा, डेटा को मैनेज किया हुआ होगा, तो आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है।
आपको पावर पॉइंट एक्सेल की फाइल देखनी है, आप यहाँ पे एक्सेल का एक्सटेंशन लिख देंगे तो वो सिर्फ एक्सेल की फाइल लाएगा आपके पास। आप कोई एक पर्टिकुलर नेम लिखेंगे, उस नेम से रिलेटेड कोई किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपने फाइल सेव की भी होगी, उस नेम के अंदर जो कैरेक्टर आपने यूज किए में है वो कैरेक्टर किसी भी फाइल में आ रहा होगा, उस फाइल को भी वहां पर सर्च करके ले आएगा। तो वहां पर कहने का मकसद ये है कि जब यहाँ सर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा अपनी फाइल को ढूंढने के लिए। ऐसा नहीं है कि फौरन से आपको फाइल मिल जाएगी अगर आपको फाइल का नाम याद नहीं है। ठीक है जी सर, ठीक है। इसके बाद अब आज हम सिर्फ एक इंट्रो ले रहे हैं, कल से हम अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब बात आती है डेटा को सेव कर लिया, डेटा को मैनेज कर लिया, डेटा को फोल्डर में हमने सेव कर दिया, प्रॉपर तरीके से मैनेज कर दिया, लेकिन डेटा को सेव कहाँ कहाँ करना है, कैसे कैसे करना है, ये भी एक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हम ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी डेटा को सेव करा देंगे डेटा को। ठीक है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपको कहीं पे भी नहीं रोकेगा कि यार यहाँ पर काम नहीं करो, यहाँ पर काम नहीं करो, यहाँ पे डेटा को सेव नहीं कराओ, यहाँ पे डेटा को सेव नहीं करवाओ। कंप्यूटर तो बोलेगा कहीं पे भी डेटा को सेव कर दो, क्योंकि कंप्यूटर तो आपके एप्लीकेशन को रीड कर रहा है, आपने जो काम करना है उसने उस काम को करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी तो कुछ मैनेज करना है। ठीक है, अब क्या मैनेज करना है देखें। हम डेस्कटॉप पे अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स में डेटा को सेव करना है, बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट्स में डेटा को सेव कर सकते हैं। आपने डाउनलोड्स के फोल्डर में डेटा को सेव करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, इसके बाद डिस्क पीसी पे आइए। ये आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशन है, जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, ये उसके पार्टीशन है। अब कम से कम एक पार्टीशन, ज्यादा यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जब मैं कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये बताऊंगा कि पार्टीशन कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं। फिलहाल अभी हमारे सामने 3 पार्टीशन शो हो रहे हैं। ठीक है, हमारे सामने कितने पार्टीशन शो हो रहे हैं? 3 पार्टीशन शो हो रहे हैं। तो अब आप कहीं पे भी डेटा को सेव कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा को कहीं पे भी स्टोर कर लो। लेकिन याद रखें कि आप जब कंप्यूटर पर वर्क करें और किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपने कोई भी काम किया है, उसे जब आप सेव करेंगे तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर या डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड के फोल्डर्स पर, या अगर हम पार्टीशन की बात करें तो सी पार्टीशन, इसमें आप अपने डेटा को, अपनी फाइल्स को सेव नहीं करवाइएगा। उसकी क्या वजह है? देखिए, डेस्कटॉप पर आप कोई भी डेटा सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में, डाउनलोड्स के फोल्डर में कोई भी डेटा स्टोर करवाते हैं, फाइल्स को सेव करते हैं, वो तमाम का तमाम डेटा आपका सी में ही सेव हो रहा होता है। ठीक है, और सी में अगर आएंगे तो जब भी सी में ही हो रहा है। देखिए, सी पार्टीशन में आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के विंडोज इंस्टॉल हुई भी होती है। ठीक है, अब ये जो विंडोज है ये कभी भी करप्ट हो सकती है। एक तो विंडोज उस वक्त करप्ट होती है कि विंडोज करप्ट हो गई, लेकिन आपकी कंप्यूटर आपको इस डेस्कटॉप स्क्रीन तक लेकर आ रहा है, जैसे कि एरर आ रहे होते हैं विंडोज के अंदर। लेकिन एक तरफ होना ऐसा होता है कि आप इस स्क्रीन तक आ ही नहीं सकते हो, आपका सिस्टम जैसे ही लोडिंग पे जाता है वो रीस्टार्ट हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, आपकी विंडोज करप्ट हो गई। जब करप्ट हो गई तो आपका जो सी पार्टीशन है, इसमें जितना भी डेटा होगा वो आपको फॉर्मेट करना होगा जब आप न्यू विंडोज इंस्टॉल करेंगे। न्यू विंडोज इंस्टॉल करने के लिए ये सी पार्टीशन कंप्लीट हमें खत्म करना होता है, डिलीट करना होता है, फॉर्मेट करना होता है। उसके बाद हम इसमें न्यू विंडोज इंस्टॉल करते हैं। तो जब न्यू विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो सी में जितना भी डेटा आपने सेव किया हुआ होगा वो सारे का सारा डेटा आपका लॉस हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप अपने डेटा को सी के अलावा जो भी पार्टीशन आपके पास अवेलेबल है, डी, ई, एफ, जी, एच, उनके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करें, डेटा को सेव करें। विंडोज करप्ट हो जाती है, बाकी ड्राइव्स में आपका डेटा सेव रहेगा, आपने सिर्फ सी को फॉर्मेट करना है। लेकिन सी में अगर आप डेटा सेव करते रहेंगे और अगर विंडोज आपकी डेस्कटॉप तक नहीं आ रही है, करप्ट हो गई है, तो फिर आपका सी का सारा डेटा लॉस हो जाएगा। उस डेटा को कॉपी कर सकते हैं, हार्ड डिस्क हम इस कंप्यूटर से पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे, तो वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, उसको फिर एक नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता कि अपने कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकालेगा,
दूसरे कंप्यूटर में लगाएगा पीसी, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो बेहतर ये है कि डेटा को मैनेज करना सीखें, डेटा को सेव करना सीखें, और सी में कभी भी डेटा को सेव ना करवाएं। अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, अपनी विंडोज इंस्टॉल करें, बाकी जो आपका पर्सनल डेटा है, जो भी जिन सॉफ्टवेयर पे भी आप वर्क करते हैं, वो सारे का सारा डेटा, उसकी फाइल्स उन सॉफ्टवेयर की सी को छोड़कर डी ई जो भी पार्टीशन आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है वहां पर आप अपने डेटा को स्टोर करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। कल से जो है वो हम अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेल, फिर पावर पॉइंट। इन तीनों सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम फोटोशॉप की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। आज की जो क्लास का पॉइंट है, एक टाइपिंग ट्यूटर का सॉफ्टवेयर आपको सेंड करना है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में लिंक सेंड कर रहा हूँ। और उसके बाद जो आज की क्लास है, गूगल क्लासरूम का कोड मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, वहां पे जाके आप इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ आप लोगों का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपने जो भी क्वेश्चन है वो वहां पे टाइप करके मुझे दे दें, और अगर आंसर जो है वो मैं देखकर आपको दे दूंगा। जी बेटा। सर। जी 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 अली बोले। सर। जी जी बोले अली, आवाज आ रही है मुझे। सर वो मैंने एक चीज पूछनी थी कि एक लैपटॉप है, वो ना बाकी सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, बस उसकी जो विंडो जैसे सामने फोल्डर आते हैं ना वो नहीं शो हो रहे, तो उसका क्या मसला होगा? क्या हो रहा है? जैसे ही आपके फोल्डर शो हो रहे हैं ना, आगे आइकन शो हो रहे हैं, जी जी उसका सिर्फ ये नीचे उस सर्च का ऑप्शन आ रहा है, और ये नीचे वाला स्टार्ट का ये आ रहा है, टास्क बार आ रहा है, और ऊपर वाली सारी स्क्रीन ही शो हो रही है, और जैसे विंडो होती है ना वो नहीं नजर आ रही, तो इसका विंडो नहीं करनी पड़ेगी? वैसे तो ये वायरस का और विंडो का प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं एक स्टेप तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, वो अप्लाई करके देख लो। अगर हो जाता है ठीक है, वरना फिर विंडोज इंस्टॉल होगी उसकी। ठीक ठीक है सर।